മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളി, നിലപാടുകളിലെ സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയൻ, സമരവഴിയിലെ ആവേശ സാന്നിധ്യം, കടലോളമുള്ള ഈ ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കി ഈ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീസ് അഹമ്മദ് ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. The most inspirational leader who is spearheading this mass movement across India. We cordially invite Mr. Anees Ahmed, the National General Secretary of Popular Front of India, to kindly inaugurate this grand public conference. Anees Sahab, please. आज के इस प्रोग्राम के सदर सीपी बशीर साहब, स्टेज पर बैठे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल लीडर्स, स्टेट लीडर्स, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंशाअल्लाह मेरी बातें जो है हिंदी ज़बान में करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि पॉपुलर फ्रंट कल खत्म होने वाला है, उन्हें मलयालम समझ में नहीं आता, उन्हें हिंदी में समझाना होगा। क्योंकि आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है, आप ऐसा मत सोचिए कि कैलीकट में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये कैलीकट में प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम कैलीकट में हुआ तो भी ये प्रोग्राम का जो असर है इंडिया के अलग अलग इलाकों में हो रहा है, खासकर नागपुर में और दिल्ली में इसका असर हो रहा है। केरला में यह कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको याद रखना है, आज से 4 महीने पहले आलेपी में इसी कॉन्फ्रेंस के वक्त एक स्लोगन को इशू बनाकर एक छोटा मासूम बच्चा जिसके दिल में चंद बातें आ गई, उसने आकर स्लोगन कह दिया, आरएसएस के खिलाफ उसने एक स्लोगन कह दिया। उस स्लोगन को, एंटी आरएसएस स्लोगन को एंटी हिंदू स्लोगन बनाकर एक नेशनल इंटरनेशनल कैंपेन पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ चलाया गया। इसी केरला के अंदर सीपीएम गवर्नमेंट ने आरएसएस के इस एजेंडा, आरएसएस के इस प्रेशर में आकर मेजॉरिटी वोट्स को अपीस करने के लिए 35 से ज्यादा पॉपुलर फ्रंट के लोगों को अरेस्ट किया। पूरे केरला में अलग अलग ऑफिसेस के अंदर रेड्स हुए। पूरे इंडिया के नेशनल मीडिया में प्राइम टाइम में कहने लगे कि पॉपुलर फ्रंट जहां शुरू हुआ था केरला में, वहीं पर पॉपुलर फ्रंट प्रॉब्लम में है, पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स जेल में हैं, पॉपुलर फ्रंट के ऑफिसेस में रेड हो रहा है, पॉपुलर फ्रंट फिनिश, पॉपुलर फ्रंट खत्म हो गया। उसके बाद बिहार में बिना किसी एक वजह के 24 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स का नाम एक फेक केस में डाला गया। एक फेक केस में तेलंगाना के अंदर 20 से ज्यादा पॉपुलर फ्रंट मेंबर्स के ऊपर यूएपीए केस डाला गया। और बहुत सारे लोग प्राइम टाइम में बैठकर, न्यूज में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे कि पॉपुलर फ्रंट केरला में खत्म, पॉपुलर फ्रंट बिहार में खत्म, पॉपुलर फ्रंट तेलंगाना में खत्म, पॉपुलर फ्रंट पूरे इंडिया में खत्म। लेकिन आज के इस प्रोग्राम ने उनको जवाब दे दिया है कि जिस तरीके से ये समुद्र में जो लहरें होती हैं, उन लहरों को रोकने के लिए आप कंक्रीट डालो या पत्थर डालो या स्टील डालो, ये समुद्र रुकने वाला नहीं। उसी तरह पॉपुलर फ्रंट के सामने आप यूएपीए डालो, ईडी डालो, एनआईए डालो, पॉपुलर फ्रंट रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह आज केरला में जो हमने प्रूव किया है कि आलेपी के बाद जो हमारे ऊपर एक कैंपेन किया गया था, उस कैंपेन के बाद आज केरला में हमने इतना बड़ा एक कॉन्फ्रेंस किया है। मैं हमारे तेलंगाना के भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं हमारे बिहार के भाइयों से कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह इससे बड़ा कॉन्फ्रेंस बिहार और तेलंगाना में भी हम करेंगे। पॉपुलर फ्रंट के बारे में जो नेगेटिव
प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है न्यूज चैनल एंकरों से, उनसे भी मैं कह रहा हूं, क्या अभी भी आपको अकल नहीं आई? अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? 2017 से आप कंटिन्यूअस पॉपुलर फ्रंट को टारगेट कर रहे हैं, क्या अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप जितना हमारे बारे में जहर फैला रहे हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉपुलैरिटी उतना बढ़ रहा है। एक जमाना था शहरों में भी लोगों को पॉपुलर फ्रंट क्या पता नहीं था, सिटीज में भी पॉपुलर फ्रंट क्या है पता नहीं था। मुझे हाल ही में एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने कहा, एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने कहा अपने कैमरामैन से पूछकर कि आज से 5 साल पहले पॉपुलर फ्रंट को सिटी में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी इंडिया के गांव-गांव में बच्चा बच्चा पॉपुलर फ्रंट को जानता है। तो इन मीडिया से ये जो पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ जो कैंपेन्स चला रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप जो है पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने का ये कैंपेन बंद कर दिए। उसके बदले आपको एजेंडा चाहिए। बहुत सारे एजेंडा इंडिया के अंदर है। चीता है जो नामीबिया से आया, ये चीता और मोदी का केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में शो कीजिए। आपको इश्यूज चाहिए, गटर में से गोबर गैस कैसा बनता है उसके बारे में आप प्रोग्राम्स कीजिए। चाइना को किस तरीके से इंडिया का जमीन ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट दे रही है उसके बारे में प्रोग्राम कीजिए। रेडार से किस तरीके से मोदी ने इंडिया को बचाया उसके बारे में आप प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट के बारे में प्रोग्राम कर कर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, और इंशाल्लाह आगे कोई रिजल्ट मिलने वाला भी नहीं है। देखिए, ये जो आज हमारा कैंपेन है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, सेव द रिपब्लिक नाम का एक कैंपेन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी को कन्याकुमारी से शुरू किया था। देखिए, पॉपुलर फ्रंट को जो लोग जानते हैं, जो पॉपुलर फ्रंट को स्टडी करते हैं, वो लोग एक बात जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट शुगर कोटेड बात नहीं करता। हम ये शुगर कोटेड, चॉकलेट, ऐसे मीठे मीठे बातें हम नहीं करते। जो है वो हम बोलते हैं, जो सच है वो हम सामने रखते हैं। हमें अगर एक कैंपेन करना था तो कोई शुगर कोटेड जोड़ो तोड़ो इस तरीके का कैंपेन हमें नहीं करना है। हमें डायरेक्ट कैंपेन करना है। इंडिया के अंदर डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। ऐसे एक टाइम पर भी अगर आप इंडिया के प्रॉब्लम को डायरेक्ट एड्रेस नहीं करोगे तो कब करोगे? इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ एक संगठन को नहीं है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक कम्युनिटी, एक पार्टी को नहीं है। अगर इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाला है, वो प्रॉब्लम इंडिया के रिपब्लिक को है, इंडिया के डेमोक्रेसी को है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मुसलमानों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, मुसलमान अपने बारे में खुद बात कर सकते हैं। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो बात कीजिए, कम से कम रिपब्लिक के बारे तो बात कीजिए, कम से कम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके बारे में तो बात कीजिए। ये चीज आवाम के सामने लेके जाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ने ये कैंपेन किया। इस कैंपेन में हमने सीधा कहा कि इंडिया का थ्रेट क्या है और कौन लोग हैं जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, और कौन लोग हैं ये टारगेट करने से कल इंडिया में क्या होने वाला। ये चीजों को हमने क्लियर किया इस कैंपेन में। इंडिया में बैठे वाला एक संघ परिवार जिसका एक आइडियोलॉजी है जिसको वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी कहते हैं, आज से 20-25 साल पहले उस आइडियोलॉजी को कोई नहीं पसंद करता था। हिंदू धर्म के लोग भी हिंदुत्व को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था हिंदुत्व को। लेकिन आज हिंदुत्व को इंडिया का मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी बनाया जा रहा है, हिंदुत्व को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आप हिंदुत्व के बारे में क्रिटिसाइज करेंगे तो मीडिया चैनल्स कहते हैं देखो हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कब से हिंदुत्व हिंदू धर्म हो गया? कब से आरएसएस का एक आइडियोलॉजी जो सावरकर के नाम एक शख्स ने जिसको प्रमोट किया था, कब उसका आइडियोलॉजी हिंदू धर्म का आइडियोलॉजी हो गया? यही काम 2014 से फुल फ्लेज में हो रहा है। इंडिया को चाइना की तरह, रशिया की तरह एक सिंगल पार्टी
एक रूल कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। चाइना में आप ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते, रशिया में आप ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते, सीरिया में आप ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर सिंगल पार्टी रूल है। इजिप्ट में आप नहीं कर सकते, बहुत सारे डिक्टेटर कंट्री में आप नहीं कर सकते। और बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है, इंडिया के अंदर भी जो ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, इस डेमोक्रेटिक राइट्स को छीन लिया जाए, ताकि इंडिया को भी चाइना के जैसा बनाया जाए, इंडिया को भी रशिया के जैसा बनाया जाए, इंडिया को भी जो है सीरिया के जैसा बनाया जाए। ये बीजेपी आरएसएस का टारगेट है। इस कैंपेन को, इस उनका जो एक प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा को चैलेंज करने के लिए कैंपेन हमने बनाया है, नंबर 1। नंबर 2, ये साल बीजेपी ने, आरएसएस ने एक नया कैंपेन शुरू कर दिया था, आजादी का अमृत महोत्सव। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उस कैंपेन में साथ दिया, लेकिन इस कैंपेन में आजादी के नाम पर बीजेपी असल एजेंडा क्या पुश कर रहा था? बीजेपी आरएसएस असल एजेंडा यह पुश कर रहा था कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को चेंज करने की आरएसएस कोशिश कर रहा था। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस का जो जीरो रोल है, उस जीरो रोल को बदलकर पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का क्रेडिट लेने की आरएसएस कोशिश कर रहा था। हमने उस वक्त यह कैंपेन किया। इस कैंपेन में गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर हमने लोगों के सामने रखा, हमने आरएसएस को एक्सपोज किया। हमने बताया 1925 से लेकर 1947 तक इंडिया में एक भी कैंपेन फ्रीडम के लिए आरएसएस ने नहीं किया। यह हिस्ट्री है। एक भी कैंपेन नहीं किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कोई भी जो मूवमेंट्स आए हैं, इस किसी मूवमेंट में भी वो लोग नहीं थे। साइमन गो बैक का मूवमेंट आया 1927 में, आरएसएस 1925 में बना, 27 में साइमन मूवमेंट आया। उस मूवमेंट में पूरे इंडिया के लोग जुड़ गए, आरएसएस उसमें नहीं था। भगत सिंह, सदगुरु, अशफाकुल्ला खान, ये जो शहीद हैं, इन शहीदों के बारे में आरएसएस के लिटरेचर में जिक्र भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। और आरएसएस की सच्चाई पॉपुलर फ्रंट नहीं बता रहा। उस वक्त 1939 में ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। उस रिपोर्ट में ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने आरएसएस को सर्टिफिकेट दिया था कि आरएसएस से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आरएसएस से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये गद्दारी का काम करने वाले आरएसएस हैं। वो लोग सोच रहे थे किसे लीडर बनाएं। अपने पहले सरसंघ चालक हेडगेवर को वो लोग हीरो बनाना चाहते थे, लेकिन हेडगेवर का प्रॉब्लम यह था कि वो जिंदगी में एक बार जेल गया था। मेरे स्टेज में भी यहां बहुत सारे लोग हैं जो जेल को गए हैं। हेडगेवर का बायोग्राफी में आता है कि जब वो जेल में गया था, जेल से बाहर आने के बाद उसके कपड़े उसको फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतना मोटा हो गया था। जेल में जो जाते हैं वो दुबले हो जाते हैं। यह आदमी जेल में जाके मोटा कैसे हो गया? उसी बायोग्राफी में आता है कि उस जेल का जो ब्रिटिश जेलर था, उसके साथ एडगेवर के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये जो दुश्मनों के साथ एडजस्टमेंट का भी आरएसएस का हिस्ट्री है, 1-2 साल का नहीं है। जब से आरएसएस शुरू हुआ है, तब से ब्रिटिश के साथ उनका एडजस्टमेंट का हिस्ट्री है। गोलवालकर को प्रमोट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट लिखी है। गोलवालकर ने वी आर नेशनहुड डिफाइन लिखा है। और जो भी आदमी बंच ऑफ थॉट और वी आर नेशनहुड डिफाइन किताब पढ़ता है, उसमें पता है कि यही गोलवालकर था जिसने इंडिया में कहा था, ओ हिंदुओं, तुम ब्रिटिशों से लड़कर अपना खून मत वेस्ट करो, अपना खून बचा के रखो, क्योंकि तुम्हें ये खून बचा के रखना है असल दुश्मनों से लड़ने के लिए। वो असल दुश्मन कौन है? नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 क्रिश्चियन, नंबर 3 कम्युनिस्ट। इनसे लड़ने के लिए अपना खून बचाओ। यह गोलवालकर को भी हीरो नहीं बना सकते, आरएसएस हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। इसलिए इनके पास जा जाकर एक ही आदमी बचा है। वो एक आदमी है सावरकर, जिसको आज इंडिया में सॉरी कर कहा जाता है। सावरकर
जिसको अंडमान में डाला गया और हर कोई जानता है कि उसने माफी लिखा। मैं उस माफी के बारे में नहीं जानता, हर कोई जानते हैं मसी पिटीशन के बारे में। लेकिन आपको जानना है, जब सावरकर जेल के बाद बाहर आया, तब सावरकर ने क्या किया। जब सावरकर जेल के बाहर आया 1947 तक सावरकर ने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। ब्रिटिश का पेंशन लिया, ब्रिटिश के खिलाफ एक कैंपेन नहीं किया। यहां तक कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज को रिजेक्ट कर दिया था, उस वक्त सावरकर जाकर ब्रिटिश के वाइसरॉय से मिलकर कहता है, अगर कांग्रेस आपके साथ नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूं। और इसी श्यामा प्रकाश मुखर्जी की गवर्नमेंट ने मिलकर ब्रिटिश के साथ वेस्ट बंगाल में जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को सप्रेस किया। ऐसे लोगों को आज आरएसएस इस कैंपेन में देशभक्त बना रहा था, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ने गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर पॉपुलर फ्रंट ने इन्हें एक्सपोज किया। हमने बताया कि असल गद्दार कौन है। और आरएसएस का असल में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। आरएसएस में असल एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि आरएसएस के पास कुछ भी नहीं है हिस्ट्री में बताने के लिए। अब अपने पास हिस्ट्री में बचाने के लिए कुछ भी नहीं है तो किसी को टारगेट करना पड़ेगा। और इंडिया में आरएसएस के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। इन 20 करोड़ मुसलमानों को ना तो कत्ल कर सकते हैं, ना तो 20 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। तो क्या करो, डेमोनाइज देम, एलियनेट देम, हैरेस देम, ऑप्रेस देम, सेकंड क्लास सिटीजन बनाओ। यह गोलवालकर ने कहा था और आज वही चल रहा है इंडिया में। आज अफसोस अलग अलग कम्युनिटीज हैं, सारे कम्युनिटीज ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। यूपी इलेक्शन में हमने देखा, 2019 इलेक्शन में हमने देखा, अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने कम्युनिटी इंटरेस्ट को सामने रखकर बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अगर इंडिया में कोई एक कम्युनिटी थी जिसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी थी। मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए हम प्राइम टारगेट हैं। वो प्राइम टारगेट की वजह से आज हम इंडिया में देख रहे हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। नमाज पढ़ना क्राइम, हलाल खाना क्राइम, हिजाब पहनना क्राइम, अजान क्राइम, मस्जिद क्राइम, हर चीज क्राइम। एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट मिशनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये बुलडोजर? क्या है बुलडोजर? कितने आरएसएस वालों के घरों में बुलडोजर आए, कितने बीजेपी के घरों वाले में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज है। क्यों यूएपीए सिर्फ मुसलमानों पे लगाया जा रहा है? कर्नाटक के अंदर एक वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर 3 मर्डर हुए। मसूद, प्रवीण, फाजिल, 3 मर्डर हुए। मसूद के मर्डर में नो कॉम्पेंसेशन, नो यूएपीए, नो एनआईए। फाजिल के मर्डर में नो कॉम्पेंसेशन, नो यूएपीए, नो एनआईए। प्रवीण के मर्डर में यूएपीए, एनआईए, कॉम्पेंसेशन, हैरेसमेंट, हर चीज। ये किसके लिए है रूल्स? एनआईए का काम क्या है आज इंडिया में? केरला में आई थी एनआईए निकाह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन अभी एनआईए का रोल बदल गया है। अभी एनआईए का रोल क्या है? एनआईए को क्या काम दिया गया है? एनआईए का काम है एक 302 मर्डर केस को, एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस को, इन 153A केस को किस तरीके से टेरर केस में कन्वर्ट करें, यह टास्क एनआईए को दिया गया है। पूरे इंडिया में एनआईए कहां पर भी रेड करता है, रेड के बाद प्रेस रिलीज में लास्ट में एक लाइन आता है। वो लाइन में क्या लिखा जाता है? टेरर, क्रिएटिंग टेरर, क्रिएटिंग टेरर।
और एनआईए को पता है, बीजेपी को पता है कि कोर्ट में ट्रायल में वो प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन इस गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है, इस गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है, हमें प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ हैरेस करना है, हम बेल ही नहीं देंगे। इसलिए आप देखिए, जामिया के बच्चे, जेएनयू के बच्चे, कैंपस फ्रंट के स्टूडेंट्स, अंशद और फिरोज, सिद्दीक कापन, इन्हें बेल भी नहीं मिलता। वहीं पर आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर फाजिल के मर्डर में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, 1 महीने के अंदर उन्हें बेल हो जाता है, 1 महीने के अंदर बेल हो जाता है, 1 महीने के अंदर वो बाहर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। बिल्किस बानो का रेप होता है, पूरी दुनिया शॉक में हो जाती है, उनको फ्री किया जाता है। पूरे दुनिया में एक आवाज उठती है, कोई केयर नहीं करता। असल में यह गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है, असल में यह गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है कि वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। हम लोग एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज को अब छुपाएंगे नहीं। आरएसएस का एजेंडा अभी हिडन नहीं है, पहले हिडन था, अभी आरएसएस का एजेंडा हिडन नहीं है, आरएसएस का एजेंडा ओपन है। इस ओपन एंटी मुस्लिम एजेंडा को आरएसएस लेके गई है और उस एंटी मुस्लिम एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुस्लिम कम्युनिटी का भी मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ दूसरों के बारे में बोलेंगे तो काफी नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक प्रॉब्लम यह है, हम सोच रहे हैं कि चंद सेक्युलर लीडर्स हैं, ये लोग हमारी हिफाजत कर देंगे। हमारी एक प्रॉब्लम है, हम लोग यहां वहां मसीहा को ढूंढते हैं। मसीहा केरला में पिनरायन विजयन, तमिलनाडु में स्टालिन, वहां ममता। इतना इनके ऊपर एक इज्जत, इतना इनके ऊपर भरोसा, सिर्फ उनके नाम के आगे रजी अल्लाह ताला अन्हु लगाना बाकी है। सिर्फ ये पेंडिंग है, बाकी सब हो गया, बाकी सब हो गया। लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, ये जो सेक्युलर पार्टीज के पीछे आप लोग जा रहे हैं, याद रखिए, इन सेक्युलर पार्टीज के सामने जब 2 ऑप्शन आएगा, इन सेक्युलर लीडर्स के सामने जब 2 ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन मुस्लिम्स के राइट्स के बारे में बात करना और सेकंड ऑप्शन मेजॉरिटी वोट्स को प्लीज करना, तो ये सेक्युलर पार्टीज जो हैं मुस्लिम राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मेजॉरिटी वोट्स के लिए काम करेगी। याद रखिए इस चीज को। केरला में हमने देखा, केरला में क्यों आलेपी के प्रोग्राम के बाद आपको क्यों लगता है कि इतना पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ सीपीएम लगी? यहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, या सीपीएम थी। वो इसलिए क्योंकि एर्नाकुलम में एक असेंबली इलेक्शन था और सीपीएम को उस असेंबली इलेक्शन में मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट चाहिए था। जब मेजॉरिटी कम्युनिटी की वोट चाहिए, उस वक्त सीपीएम ने मुस्लिम्स के राइट्स को भी रिजेक्ट कर दिया, मुसलमानों के घरों में रेड किया, क्योंकि सीपीएम को मेजॉरिटी कम्युनिटी को दिखाना था कि हम प्रो मुस्लिम नहीं हैं, हम प्रो मुस्लिम नहीं हैं। और यह बीमारी सिर्फ सीपीएम की नहीं है। तेलंगाना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों के ऊपर लाइट केस लग जाता है, लेकिन अब्दुल कादिर नाम का एक शख्स जो एक जेन्युइन मार्शल आर्ट एकेडमी चलाता है, उसके ऊपर यूएपीए वहां की टीआरएस गवर्नमेंट लगाती है। हर सेक्युलर स्टेट्स में आप देखिए, हर सेक्युलर स्टेट में आपको यही दिखेगा। जब बात मुसलमानों की आती है, मुसलमानों के राइट की आती है, यही सेक्युलर पार्टीज अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल को भूल जाती है। ये लोग गांधी को बहुत याद करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तब गांधी को भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, गांधी के ऊपर भी, महात्मा गांधी के ऊपर भी आरएसएस के लोगों ने एक लेबल लगाया था। वो लेबल क्या था कि महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है। गोडसे को महात्मा गांधी से प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि गोडसे कह रहा था कि महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है, पूरा का पूरा आरएसएस कह रहा था महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है। लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी ने आरएसएस को खुश करने के लिए मेजॉरिटी अपीजमेंट का नाटक नहीं किया। जो है वो है, यह बात उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए हमने देखते हैं कि गोडसे ने जाकर गांधी को मर्डर कर दिया।
एक इंडिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ, महात्मा गांधी का मर्डर किया गया। और आज ये सेक्युलर पार्टीज जो अपने ऑफिस में महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की ये जो एक पॉलिसी थी कि अपीजमेंट, मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स को छोड़कर मेजॉरिटी अपीजमेंट के पीछे मत जाओ, ये जो एक पॉलिसी थी उस पॉलिसी को इन्होंने रिजेक्ट किया। दूसरा चीज, आरएसएस से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, जो कमिटमेंट इनके पास नहीं है। आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, 2014 से लेकर अब तक 167 सेक्युलर पार्टीज के एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। 167 एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन किया है। उस 167 में 100 कांग्रेस के लोग हैं, मोर देन 100 कांग्रेस के लोग हैं। यानी जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को दूर रखने के लिए, बीजेपी के कम्युनल एजेंडा को हराने के लिए, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने इन सेक्युलर पार्टीज को वोट दिया, वो सेक्युलर पार्टीज इलेक्शन में जीतने के बाद बीजेपी को सेक्युलर लोगों ने हरा दिया, लेकिन सेक्युलर पार्टीज ने बीजेपी को जिता दिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस सारे स्टेट में आप देखिए वहां पर बीजेपी हार गई थी। गोवा बीजेपी हार गई थी, लेकिन बीजेपी को जिताया किसने? वहां पर बीजेपी को जिताया इन्हीं सेक्युलर पार्टीज ने। तो देखिए आप इन पर जो एक भरोसा है, वो भरोसा आंख भर करके करना, ये भी कोई भी एक अक्लमंदी की बात नहीं। मुसलमानों को अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जरूरी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कोई हराम नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक कम्युनिटी के पास एक टूल है जिससे वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करे। तो अब वक्त आ गया है एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिन पर आपने भरोसा किया वो ये आरएसएस के थ्रेट से नहीं लड़ सकते। ये जो आज इंडिया के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज बहुत हैं, लेकिन इंडिया में ऑपोजिशन नहीं है। इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज बहुत हैं, लेकिन ऑपोजिशन नहीं है। इसलिए आज आरएसएस समझ रहा है इंडिया के अंदर आरएसएस के एजेंडा के लिए अगर सबसे बड़ा ऑपोजिशन कोई है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों आरएसएस पॉपुलर फ्रंट को अपना ऑपोजिशन समझता है? क्यों आरएसएस को हमारे से इतना प्रॉब्लम है? उसके चंद रीजंस हैं, वो रीजंस मैं आपके सामने रखता हूं। आरएसएस का फुल एजेंडा खौफ, डर, फियर, इसके ऊपर है आरएसएस का एजेंडा। अगर फियर नहीं रहा तो आरएसएस का एजेंडा नहीं चलेगा। आरएसएस के एजेंडा में सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा फियर है। आरएसएस चाहता है कि फियर डालें, लेकिन जहां जहां पॉपुलर फ्रंट आता है वहां से फियर भाग जाता है। तो आरएसएस का जो ये फियर का एजेंडा है, उस फियर के एजेंडे को पॉपुलर फ्रंट डिमोलिश करता है। ये एक रीजन है। आरएसएस चाहता है कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी एक अनऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम कम्युनिटी हो। अभी आपने देखा आज नरेंद्र मोदी ने चीता लाया। चीता क्या करता है? चीता एक ऑर्गेनाइज्ड हिरनों पर अटैक नहीं करता। चीता जो है उस हिरन को अलग कर कर, एलियनेट कर कर, सिंगल कर कर अटैक करता है। और आरएसएस हमेशा चाहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी एलियनेट हो, डिवाइडेड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ने इस मुस्लिम कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। तीसरा चीज, वो चाहते हैं इंडियन मुस्लिम्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ना चले, अपने राइट्स के बारे में पता ना चले। जिस दिन से पॉपुलर फ्रंट इंडिया के सीन में आया है, हमने इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को उनके लीगल राइट्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया है। और ये बात मैं पॉपुलर फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी आपके सामने नहीं कह रहा हूं। पॉपुलर फ्रंट के बारे में 2 रिसर्च स्टडीज हुए हैं। 2 रिसर्च स्टडीज हुए हैं। पहला रिसर्च स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर एमरिच ने पॉपुलर फ्रंट पर किया है। उस ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर ने पॉपुलर फ्रंट के बारे में क्या कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुस्लिम्स को आइडेंटिटी के छोटे छोटे पॉलिटिक्स से बाहर निकालकर सिटीजन पॉलिटिक्स की तरफ लेके आए हैं। और रिसेंटली आईआईटी मद्रास
आईआईटी मद्रास में भी पॉपुलर फ्रंट के बारे में एक रिसर्च पेपर आया है, एशियन सर्वे जर्नल में आया है। अगर आप वो सर्वे पढ़ेंगे, आईआईटी का रिपोर्ट पढ़ेंगे, आईआईटी मद्रास के रिपोर्ट में आता है कि इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लीगल प्रैग्मेटिज्म लाया है। ये जो चीज आरएसएस तोड़ना चाह रहा था, ये पॉपुलर फ्रंट ने लाया है। एक जमाने में हम कहते थे, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास कह रहा है। ये पॉपुलर फ्रंट का कंट्रीब्यूशन है। आरएसएस चाहता है कि उनके एजेंडा के सामने कोई ना रुके, लेकिन पॉपुलर फ्रंट एक कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो कल्चर ये है कि अगर आपके सामने इनजस्टिस होता है तो खामोश नहीं रहना है, इनजस्टिस के खिलाफ बात करना है। ये जो एक बात करने का एक कल्चर, एक एटीट्यूड पॉपुलर फ्रंट ने शुरू किया है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट से प्रॉब्लम है। और आखिरी चीज, पॉपुलर फ्रंट को वो लैंग्वेज आता है जो लैंग्वेज आरएसएस को समझ में आता है। हम उनके लैंग्वेज में बात करते हैं, हम शुगर कोटेड बात नहीं करते, हम आरएसएस को अपीस करने की कोशिश नहीं करते। हमारे मुसलमानों में चंद संगठन है, वो आज भी ये सोचे हैं कि आरएसएस सुधर जाएगा। आज भी हमारे अंदर ऐसे संगठन और लीडर हैं जो सोचे हैं कि आरएसएस को इफ्तार पार्टी में बुला के, ईद मिलन प्रोग्राम में बुलाकर, कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम में बुलाकर आरएसएस सुधर जाएगा। लेकिन हमने समझ लिया है कि ये एक आइडियोलॉजी जो है, एक कैंसर की आइडियोलॉजी है, ये सुधरने वाले नहीं। आरएसएस का एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज सिर्फ आरएसएस को पता था। हमने उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सीख लिया और अभी हम आरएसएस से उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। इसलिए आरएसएस को हमारे से प्रॉब्लम है। और जब इतना बड़ा एक ऑपोजिशन आरएसएस के खिलाफ रुकेगा, आपको क्या लगता है, क्या वो हमें आसानी से काम करने देंगे? नहीं। पूरा मिशनरी को इस्तेमाल किया है पॉपुलर फ्रंट को खत्म करने के लिए, फुल मिशनरी। हर एजेंसी को सुपारी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पॉपुलर फ्रंट को खत्म करने के लिए। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर कर भी हर दिन हम लोग आगे जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उर्दू में एक शेर है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा वो जो क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। तो ये जो इतना सारा प्रॉब्लम से लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स का एक असर हम पर नहीं हो रहा है, हमारे ग्रोथ पर इसका असर नहीं हो रहा है। 2009 में इसी कैलिकट में पॉपुलर फ्रंट 3 स्टेट्स में था। 2009 में इसी बीच में जब हमने पॉपुलर फ्रंट को नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया था, 3 ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलर फ्रंट थे। आज 20 से ज्यादा स्टेट्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। ये हमारा ग्रोथ है। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारे सामने वो लोग लेके आ रहे हैं, जो मीडिया में प्रमोट कर रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट को बैन करो, पॉपुलर फ्रंट को शट डाउन करो, पॉपुलर फ्रंट को बैन करो। मीडिया डिमांड कर रहा है पॉपुलर फ्रंट को बैन करो। क्या समझा है मीडिया ने? क्या पॉपुलर फ्रंट रेलवे स्टेशन में कोई चाय का दुकान है? क्या आप लोग बंद कर देंगे? ये कोई चाय का दुकान नहीं जिसको आप बंद करेंगे। ये इंडिया में एक डेमोक्रेटिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री में के अंदर रहकर लीगली काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। लीगली हमें बैन करने के लिए इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिगेशन हम पर नहीं है। आप इंडिया में किसको बैन कर सकते हैं? आप इंडिया में उसको बैन कर सकते हो जो देश के खिलाफ काम करता है। और पॉपुलर फ्रंट के ऊपर आज तक ऑन रिकॉर्ड एक भी ऐसा इल्जाम नहीं है जो देश के खिलाफ है। टेरर ब्लेम लगाते हैं। किस पर टेरर ब्लेम? इंद्रेश कुमार पॉपुलर फ्रंट का एनईसी मेंबर नहीं है, याद रखिए। इंद्रेश कुमार जिसका नाम मालेगांव में आया था, जिसका एनआईए ने इंक्वायरी किया था, एटीएस ने जिसका इंक्वायरी किया था, चार्जशीट में जिसका नाम आया था, और अभी आरएसएस का जो प्रचारक शिंदे जिसने नांदेड़ में एफिडेविट में उसने बताया कि इंद्रेश कुमार की लीडरशिप में टेरर नेटवर्क आरएसएस में चल रहा है, वो इंद्रेश कुमार पॉपुलर फ्रंट का एनईसी मेंबर नहीं है, वो आरएसएस का एनईसी मेंबर है, याद रखिए। मालेगांव ब्लास्ट में कौन थे? आरएसएस था। केरला के अंदर कन्नूर में
पुलिस के ऊपर क्रूड बॉम्ब डालने वाले कौन थे? आरएसएस वाले थे। किसके ऑफिस में बॉम्ब मिले? आरएसएस के ऑफिस में बॉम्ब मिले। तमिलनाडु में शिवकाशी में किसके ऑफिस के अंदर पाइप बॉम्ब मिले? आरएसएस के ऑफिस के अंदर पाइप बॉम्ब मिले। लश्कर-ए-तोयबा का एक एजेंट जो अभी कश्मीर में पकड़ा गया, कौन से पार्टी का था? बीजेपी से था। मध्य प्रदेश में जो आईएसआई का एक एजेंट मिला, कौन से पार्टी से था? बीजेपी से था। ये सारा क्राइम बीजेपी कर कर टेरर ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट हो जाता है क्या? फिर बोलते हैं आप लोग टेरर नहीं है तो आप क्रिमिनल हो। क्रिमिनल है? क्या क्रिमिनल काम किया है हमने? टीजे जोसेफ, जब केरला हाईकोर्ट ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट एज ऑर्गेनाइजेशन टीजे जोसेफ केस में इन्वॉल्व नहीं है, तब भी आप मानने के लिए रेडी नहीं। नारात में केरला हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को निकाल दिया, तब भी आप मानने के लिए रेडी नहीं। आप कहते हैं पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स पर मर्डर केसेस हैं, कहां प्रूव हुए? लेकिन केरला के अंदर 240 से ज्यादा सीपीएम कैडर्स का मर्डर केस में आरएसएस इन्वॉल्व है। आप क्रिमिनल हो। और मैं यहां पर लिबरल से भी कहना चाहता हूं, मैं यहां पर लिबरल्स और सेक्युलर से भी कहना चाहता हूं, यही लिबरल्स और सेक्युलर्स आकर कहते हैं नहीं पॉपुलर फ्रंट के ऊपर एलिगेशन है, हम पॉपुलर फ्रंट के साथ काम नहीं कर सकते। आप सीपीएम के साथ काम कर सकते हैं। वो सीपीएम जिस पर आरएसएस वर्कर और बीजेपी वर्कर और पॉपुलर फ्रंट वर्कर्स का मर्डर केसेस है, वो सीपीएम क्रिमिनल नहीं है। आप टीएमसी के साथ काम कर सकते हैं, जिसके कैडर ने एक घर के अंदर 11 लोगों को जिंदा जला दिया, वो टीएमसी क्रिमिनल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग स्कैम में मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग क्रिमिनल नहीं है। पॉपुलर फ्रंट क्रिमिनल है। आपको असल प्रॉब्लम पॉपुलर फ्रंट से नहीं, आपको असल प्रॉब्लम यह है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट एक मुसलमानों की बनाई हुई तंजीम है। यह आपको असल प्रॉब्लम है, यह आपको असल प्रॉब्लम है। यह पूरे ड्रामेबाजी है। खरगोन में कहा गया पीएफआई, करौली में कहा गया पीएफआई, जहांगीरपुरी में कहा गया पीएफआई। मैं मीडिया से पूछता हूं कहां है पीएफआई? खरगोन के चार्जशीट में पीएफआई है, खरौली के चार्जशीट में पीएफआई है, जहांगीरपुरी के चार्जशीट में पीएफआई है? नहीं है। लेकिन आप कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं कि राजस्थान के खरौली के चार्जशीट में आरएसएस के लोकल प्रचारक का नाम है, वो आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये क्रिमिनल एंगल भी निकाल दिया। मैं ये बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके सामने जब भी कोई आकर कहे पॉपुलर फ्रंट टेरर ग्रुप है, पॉपुलर फ्रंट क्रिमिनल ग्रुप है, उनको बोलिए प्रूव करके दिखाइए। एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, प्रूव करो। हम पर आप एलिगेशन प्रूव भी नहीं कर सकते, लेकिन आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट कोर्ट में प्रूव भी हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिकली लीगली हमें बैन नहीं कर सकते, क्योंकि वी वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मेरी बात आखिरी करते हुए आपके सामने खत्म करते हुए 2-3 चीज रखता हूं। ये जो पॉपुलर फ्रंट का काम है, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया में पूछते हैं, मैं पूरे इंडिया के आवाम से कहता हूं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं हमें पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना है, हमें पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना है। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं पॉपुलर फ्रंट का मतलब ये मत समझिए पॉपुलर फ्रंट का मतलब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, पॉपुलर फ्रंट के मतलब बड़े बड़े बाइक रैली, पॉपुलर फ्रंट का मतलब बड़े बड़े स्पीचेस, पॉपुलर फ्रंट का मतलब बड़े बड़े लीडर। ये पॉपुलर फ्रंट नहीं है, ये पॉपुलर फ्रंट के काम का रिजल्ट है। पॉपुलर फ्रंट का मतलब यह है कि आप इंडिया के अंदर का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट जो आरएसएस है, उस क्राइम सिंडिकेट को अपना दुश्मन बना रहे हो, यह पॉपुलर फ्रंट है। शान जो हमारा भाई केरला में था जिसने अपनी जान दी, वो पॉपुलर फ्रंट। पालक्काड में जुबेर, इकबाल, मुस्तफा, जैनुल आबिदीन, जैनुद्दीन, सैयद सलाउद्दीन, ये पॉपुलर फ्रंट है। इतना आसान नहीं है पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना। चंद लोग सोचते हैं हम पॉपुलर फ्रंट में जुड़ेंगे तो स्टाइल मिलेगा, बैक सपोर्ट मिलेगा। नहीं, मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। पॉपुलर फ्रंट में जुड़ने में स्टाइल या पॉपुलर फ्रंट में जुड़ने से बड़ा बैकग्राउंड सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? पॉपुलर फ्रंट में जुड़ने में इतना मिल सकता है, हम ये गारंटी दे सकते हैं, आपकी करेज और आपकी बहादुरी का टेस्ट तो जरूर मिलेगा। ये हम गारंटी दे सकते हैं। पॉपुलर फ्रंट में अगर जुड़ेंगे तो इतना गारंटी हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो ये जोश है, ये जोश
सिर्फ इमोशन है या कमिटमेंट है, ये प्रूफ हम लोग पॉपुलर फ्रंट में जुड़ने के बाद दे सकते हैं। जुड़िए पॉपुलर फ्रंट के साथ, लेकिन ये मत समझिए कि पॉपुलर फ्रंट मतलब कोई बच्चों का खेल है, पॉपुलर फ्रंट मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, पॉपुलर फ्रंट का मतलब बड़े बड़े स्पीचेस हैं। ये पॉपुलर फ्रंट नहीं है, ये हमारा रिजल्ट है। पॉपुलर फ्रंट मतलब देश के लिए, मुल्क के लिए, संविधान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होना, यह पॉपुलर फ्रंट है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा कि शेर का एक दिन गीदड़ के 100 सालों से बेहतर है, यह पॉपुलर फ्रंट है। इसी मलबार के अंदर कुन्नी मोहम्मद हाजी ने कहा था कि जब अंग्रेज उन पर गोली मार रहे थे, मेरे आंखों से कपड़ा निकालो, मुझे अंग्रेज के गोली को देखना है, यह पॉपुलर फ्रंट है। तो पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना मतलब बच्चों का खेल नहीं है। पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोशल फैब्रिक, इंडियन सेक्युलर सिस्टम और इंडिया के अंदर जो एक राइट्स हैं, उस राइट्स को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेना है। देश के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होने का एक संगठन पॉपुलर फ्रंट है, एक मजाक का संगठन नहीं है। और आखिरी बात, मैं अब आवाम से कहता हूं, यह काम जो पॉपुलर फ्रंट कर रहा है सिर्फ पॉपुलर फ्रंट करने का काम नहीं, हर कोई करने का काम है। इंडिया में आज ऐसा एक सिचुएशन है, आप घर के अंदर बैठ के सोशल मीडिया में एक कमेंट या लाइक करने से आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमसे आके कहते हैं हम दिल से पॉपुलर फ्रंट के साथ हैं, हमें भी पता है दिल से हमारे साथ हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। सिर्फ दिल से पॉपुलर फ्रंट को सपोर्ट करना काफी नहीं, जबान से भी करना जरूरी है, जबान से भी करना जरूरी है। तो अब वो वक्त चला गया जब ये सोचना कि साल में एक बार पॉपुलर फ्रंट को डोनेशन दे देंगे सब ठीक हो जाएगा, हमारा जिंदगी की जिम्मेदारी ठीक हो जाएगी, वो वक्त चला गया। वो नॉर्मल टाइम्स में था। अभी जब एक इंडिया को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक फैसिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे टाइम पर घर के अंदर एसी रूम में बैठकर एक्टिविज्म नहीं चलेगा। अब आपको पॉपुलर फ्रंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर आना पड़ेगा। मेरी बात खत्म करते हुए मैं एक सवाल आपके सामने रखकर मेरी बात खत्म करता हूं। पॉपुलर फ्रंट आपके सामने एक सवाल रख रहा है, हिस्ट्री को आपको आंसर देना है। इंडियन सोसाइटी को, हिस्ट्री को एक आंसर देना है। वो आंसर क्या है? जब 2014 के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, इंडिया के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, इस वक्त में जब अपोजिशन अपना काम नहीं कर रहा था, उस वक्त ये जो हमारे देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने वालों को किस तरीके से डेमोक्रेटिकली रेजिस्ट करें, ये बात जब पॉपुलर फ्रंट लोगों के सामने रख रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आज से 30-40 साल बाद हिस्ट्री आपसे पूछने वाला है कि उस वक्त आपने क्या किया। उस वक्त सिर्फ आपने दिल के अंदर अपनी ख्वाहिशात को रखी, या उस ख्वाहिशात को दिल से बाहर निकाल के अपने जबान और अपने हाथों और पैरों तक लेके आकर आप इंडिया के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपसे जो हो सकता है आपने किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इंडियन सोसाइटी को हिस्ट्री में देना है। ये सवाल मैं इंडियन सोसाइटी के सामने रखकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Anis Ahmad Sahib.